हाय फ्रेंड्स, फर्स्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू नर्सिंग अब में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आप चाहे कोई भी नर्सिंग की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, एक्सेसिव वॉमिटिंग कॉज विच एब्नॉर्मलिटी। जो एक्सेसिव वॉमिटिंग होती है उससे कौन सी एब्नॉर्मलिटी होती है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है। आपका ऑप्शन है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, आपका ऑप्शन बी है रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस, आपका ऑप्शन सी है मेटाबॉलिक एसिडोसिस और आपका ऑप्शन डी है मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस। तो आपको पता होना चाहिए, हमारी बॉडी में वॉमिटिंग होती है तो हमारी बॉडी में से एसिड है वो निकल जाता है, इसके कारण मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस है, ये एब्नॉर्मलिटी हमें होती है। आपका यहाँ पर डी आंसर है और राइट आंसर है मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ कुशिंग सिंड्रोम एक्सेप्ट। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपको कुशिंग सिंड्रोम के क्लिनिकल फीचर पूछे हैं। 3 क्लिनिकल फीचर है वो कुशिंग सिंड्रोम के है, एक नहीं है। आपको कौन सा क्लिनिकल फीचर कुशिंग सिंड्रोम का नहीं है वो यहाँ पर पता करना है, वो आपका राइट आंसर होगा। आपके ऑप्शन है मून फेस एंड बफेलो हम्प, आपका ऑप्शन बी है हिटुज्म, आपका ऑप्शन सी है हाइपरकैलेमिया और आपका ऑप्शन डी है हाइपरटेंशन। यहाँ पर मून फेस और बफेलो हम्प कुशिंग सिंड्रोम में होता है, हिटुज्म भी होता है, हाइपरटेंशन भी होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, हाइपरकैलेमिया। कुशिंग सिंड्रोम में हाइपोकैलेमिया होता है। क्या होता है, हाइपोकैलेमिया होता है, पोटेशियम का लेवल है वो कम हो जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन है वो एडिसन डिजीज का क्लिनिकल फीचर है, कुशिंग सिंड्रोम का नहीं है, इसलिए आपका यहाँ पर सी आंसर है वो राइट होगा। हाइपरकैलेमिया है वो कुशिंग सिंड्रोम का क्लिनिकल फीचर, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये प्रायोरिटी बेस वाला क्वेश्चन है। आजकल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत आने लगे हैं। आपने पिछले नॉर्सेट में भी देखा होगा कि ऐसे क्वेश्चन आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नर्स एंटर अ क्लाइंट रूम एंड फाइंड दैट द वेस्ट बास्केट इन ऑन फायर। नर्स यहाँ पर क्लाइंट के रूम में, पेशेंट के रूम में एंटर हुई है और यहाँ पर उसने क्या देखा, उसने ढूंढा कि यहाँ पर वेस्ट बास्केट है, जो वेस्ट बास्केट होती है उसमें फायर हुआ है। तो नर्स इमीडिएटली आसिस द पेशेंट आउट ऑफ द रूम एंड व्हाट नर्सिंग एक्शन। यहाँ पर आपके क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ पर नर्स है वो पेशेंट के रूम में एंटर हुई है, उसके बाद नर्स ने देखा कि यहाँ पर वेस्ट बास्केट है उसमें फायर हुआ है। उसके बाद नर्स ने इमीडिएटली पेशेंट को यहाँ पर रूम से बाहर निकाला। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी, सेकंड एक्शन, सेकंड नर्सिंग एक्शन यहाँ पर क्या होगी, आपसे ये पूछा है। आपका ऑप्शन ए है कॉल फॉर हेल्प, आपका ऑप्शन बी है एक्सटिंग्विश द फायर, आपका ऑप्शन सी है एक्टिवेट द फायर अलार्म और आपका ऑप्शन डी है कन्फर्म द फायर बाय क्लोजिंग द रूम डोर। यहाँ पर आपकी सेकंड नर्सिंग एक्शन क्या होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं, तो सब फायर वाली सिचुएशन में नर्स की सबसे पहली एक्शन पेशेंट को वहाँ से बाहर निकालना होता है, पेशेंट को बचाना होता है। ठीक है, सबसे पहली एक्शन वो होती है। यहाँ पर दूसरी एक्शन होती है एक्टिवेट द फायर अलार्म। ठीक है, दूसरी एक्शन क्या होती है, एक्टिवेट द फायर अलार्म। ठीक है, ये दूसरी एक्शन होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि नर्सिंग एक्शन ड्यूरिंग फायर सिचुएशन, जैसे फायर हॉस्पिटल में कोई फायर सिचुएशन ऐसी हो जाए तो नर्सिंग एक्शन क्या होनी चाहिए। सबसे पहली प्रायोरिटी रिमूव ऑल पेशेंट फ्रॉम वार्ड। यहाँ पर वार्ड होता है, कोई प्लांट का रूम होता है, उससे सबसे पहले पेशेंट को बाहर निकालना होता है। दूसरी प्रायोरिटी होती है एक्टिवेट द फायर अलार्म, फायर अलार्म होता है उसको एक्टिवेट करना होता है। तीसरी एक्शन होती है क्लोज द डोर एंड विंडो। ठीक है, यहाँ पर जिस भी एरिया में फायर हुआ है उसका विंडो क्लोज करे और डोर क्लोज करे, वो होती है। उसके बाद चौथी एक्शन होती है एक्सटिंग्विश द फायर। ठीक है, ये सभी एक्शन आप यहाँ पर देख सकते हो। इसमें से भी आप वो पूछ सकती है कि पहली प्रायोरिटी क्या होगी, सेकंड प्रायोरिटी क्या होगी, थर्ड प्रायोरिटी क्या होगी, ये सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज परफॉर्मिंग न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। यहाँ पर नर्स से न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट परफॉर्म कर रही है ऑन अ क्लाइंट एंड नोट्स पॉजिटिव रोमबर्ग टेस्ट। द नर्स मेक दिस डिटर्मिनेशन बेस्ड ऑन विच ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर नर्स से न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट यहाँ पर परफॉर्म कर रही है, वहाँ पर उसको पॉजिटिव रोमबर्ग टेस्ट उसको मिला है। यहाँ पर क्या उसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ठीक है, कैसे पता चला कि उसको रोमबर्ग टेस्ट यहाँ पर पॉजिटिव है। आपका ऑप्शन ए है एन
इनवॉलंटरी रिदमेटिक रैपिड ट्विस्टिंग ऑफ आई बॉल। आपका ऑप्शन बी है डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ ग्रेट टो, फैनिंग ऑफ अदर टो। आपका ऑप्शन सी है अ सिग्निफिकेंट स्वे व्हेन द क्लाइंट स्टैंड इरेक्ट विथ फीट टुगेदर एंड आर्म एट अ साइड एंड आई क्लोज। आपका ऑप्शन डी है अ लैक ऑफ नॉर्मल सेंस ऑफ पोजिशंस व्हेन द क्लाइंट इज अनेबल टू रिटर्न एक्सटेंडेड द फिंगर टू द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। यहाँ पर रोमबर्ग टेस्ट का मतलब क्या होता है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। यहाँ पर पेशेंट को हमें खड़ा करना होता है, उसकी आई क्लोज करनी होती है और पेशेंट यहाँ पर आई क्लोज करे तब ठीक से खड़ा हो पाए। जो रोमबर्ग टेस्ट नेगेटिव है और पेशेंट आई क्लोज करने के बाद उसकी पोजीशन यहाँ पर ठीक नहीं हो रही है, उसको ठीक है पोजीशन उसकी इधर उधर हो रही है, पेशेंट ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा, इसका मतलब रोमबर्ग टेस्ट पॉजिटिव है। आपको मैं दूसरा यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ कि रोमबर्ग टेस्ट किस कंडीशन को पता करने के लिए करते हैं। तो रोमबर्ग टेस्ट एटेक्सिया की कंडीशन में को आइडेंटिफाई करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए करते हैं। एटेक्सिया का मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी में मसल कोऑर्डिनेशन है वो पूरी तरीके से हो नहीं पा रहा, इसका मतलब एटेक्सिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्स हैज जस्ट रीअसेस द कंडीशन ऑफ द पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट who has admitted 1 hour ago 1 hour एज टू सर्जिकल यूनिट। ठीक है, यहाँ पर नर्स उसको रीअसेस कर रही है, किस पेशेंट को, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है उसको रीअसेस कर रही है। वो 1 घंटे के पहले सर्जिकल यूनिट से निकला है। आपसे एक पूछा है 1 घंटे से पहले सर्जिकल यूनिट में आया हुआ है। तो नर्स प्लान टू मॉनिटर विच पैरामीटर मोर केयरफुली ड्यूरिंग द नेक्स्ट आवर। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर क्या होगा नर्स के लिए दूसरे घंटे के लिए, आपको ये पूछा है। आपका ऑप्शन ए है यूरिनरी आउटपुट ऑफ 20 ml पर आवर। आपका ऑप्शन बी है टेम्परेचर ऑफ 37.6। आपका ऑप्शन सी है ब्लड प्रेशर ऑफ 100/70 mm ऑफ Hg। आपका ऑप्शन डी है सीरियस ड्रेनेज ऑन सर्जिकल ड्रेसिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर आपकी इम्पोर्टेंट एक्शन क्या होगी, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट होगी आपका यूरिनरी आउटपुट है, यहाँ पर 20 ml पर आवर है, वो यहाँ पर आपकी सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर आपका होगा सर्जरी के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज रिव्यूइंग द लेबोरेटरी रिजल्ट ऑफ द क्लाइंट इज डायग्नोसिस विथ मल्टीपल माइलोमा। यहाँ पर नर्स है वो क्लाइंट को क्या डायग्नोस हुआ है, मल्टीपल मायोलोमा उसको डायग्नोस हुआ है। उसके यहाँ पर लेबोरेटरी रिजल्ट नर्स यहाँ पर चेक कर रही है। यहाँ पर विच वुड द एक्सपेक्ट टू नोट स्पेशली इन डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर में यहाँ पर नर्स क्या स्पेशली यहाँ पर नोट करेगी, इस डिसऑर्डर में क्या करेगी, आपको ये पूछा है। आपका ऑप्शन ए है इंक्रीज कैल्शियम लेवल। आपका ऑप्शन बी है इंक्रीज WBC। आपका ऑप्शन सी है डिक्रीज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल। आपका ऑप्शन डी है डिक्रीज नंबर ऑफ प्लाज्मा सेल इन बोन मेरो। यहाँ पर मल्टीपल मायोलियमा की कंडीशन में यहाँ पर आपका कैल्शियम लेवल है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है, तो यहाँ पर नर्सिंग की यहाँ पर क्या नोट करेगी, आपका इंक्रीज कैल्शियम लेवल है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्स क्रिएटिंग अ प्लान ऑफ केयर फॉर क्लाइंट विथ मल्टीपल मायोलिमा एंड इंक्लूड विच प्रायोरिटी इन द प्लान्स। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पर नर्स से मल्टीपल मायोलियम का नाम डिजीज कंडीशन का हमारे पास पेशेंट है, यहाँ पर सबसे प्रायोरिटी प्लान हमारा क्या होगा, आपको ये पूछा है। आपका ऑप्शन ए है एनकरेजिंग फ्लूइड। आपका ऑप्शन बी है प्रोवाइडिंग फ्रीक्वेंट ओरल केयर। आपका ऑप्शन सी है कफ एंड डीप ब्रीदिंग। आपका ऑप्शन डी है मॉनिटर द रेड ब्लड सेल काउंट। यहाँ पर मल्टीपल मायोलिमा का पेशेंट है, यहाँ पर हमारी प्रायोरिटी क्या होगी, उसको यहाँ पर एनकरेजिंग फ्लूइड, यहाँ पर पेशेंट को फ्लूइड लेने के लिए एनकरेज करें। ठीक है, एनकरेजिंग फ्लूइड हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट हैज जस्ट बीन एडमिटेड टू द नर्सिंग यूनिट फॉलोइंग द थायरॉइडोमी, विच असेसमेंट इज अ प्रायोरिटी फॉर दिस पेशेंट। यहाँ पर क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्लाइंट इज जस्ट एडमिटेड टू द नर्सिंग यूनिट, क्लाइंट है वो नर्सिंग यूनिट में आया हुआ है जस्ट आफ्टर थायरॉइडोटोमी। ठीक है, थायराइड की सर्जरी है, उसके बाद सबसे पहली प्रायोरिटी असेसमेंट क्या होगा, आपको ये पूछा है। आपका ऑप्शन ए है वर्सनेस। आपका ऑप्शन बी है हाइपोकैल्सीमिया। आपका ऑप्शन सी है ऑडिबल स्ट्रेडर और आपका ऑप्शन डी है एडिमा एट अ सर्जिकल साइट। यहाँ पर सबसे पहले नर्सिंग प्रायोरिटी होगी ऑडिबल स्ट्राइडर होगा।
आपका यहाँ पर सी आंसर है वो करेक्ट है। क्यों ये होगा? क्योंकि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए रेस्पिरेटरी फंक्शन को असेस करना होता है। असेसमेंट में यहाँ पर ऑडिबल स्ट्राइडर है और रेस्पिरेटरी की कंडीशन यहाँ पर उसका यहाँ पर असेसमेंट है, तो आपको यहाँ पर राइट आंसर ए होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉन्स डिजीज मोस्ट कॉमनली अफेक्ट द, यहाँ पर क्रॉन्स डिजीज है वो किसको मोस्ट कॉमनली अफेक्ट करती है? आपको ये पूछा है। स्टमक, आपका ऑप्शन बी है रेक्टम, आपका ऑप्शन सी है इलियम और आपका ऑप्शन डी है डिओडिनम। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा इलियम। क्रॉन्स डिजीज से मोस्ट कॉमनली इलियम को अफेक्ट करती है। यहाँ पर आप देख सकते हो क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस, यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस। यहाँ पर क्या होता है? पेची इन्फ्लामेशन थ्रू आउट स्मॉल एंड लार्ज बाउल, ठीक है। यहाँ पर कंटिन्यूस और यूनिफॉर्म इन्फ्लामेशन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो इन्फ्लामेशन यहाँ पर हुआ है वो कंटिन्यूस हुआ है। और यहाँ पर क्रॉन्स डिजीज में क्या हुआ है? यहाँ पर हुआ है, फिर यहाँ पर हुआ है, फिर यहाँ पर हुआ है, फिर यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर क्रॉन्स डिजीज अल्सरेटिव कोलाइटिस के बीच का यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेशेंट विथ एपेंडिसाइटिस यूजुअली एग्जिबिट द फॉलोइंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या पूछा है? पेशेंट एपेंडिसाइटिस का हमारे प्लस है, एपेंडिसाइटिस का मीनिंग होता है इन्फ्लामेशन ऑफ एपेंडिक्स, ठीक है। यहाँ पर सबसे यहाँ पर उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको पूछा है। आपका ऑप्शन ए है रिबाउंड द टेंडरनेस ऑफ द मैकबर्नी पॉइंट, आपका ऑप्शन बी है पेन अकर इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग, आपका ऑप्शन सी है हार्टबर्न रिगर्गिटेशन एंड डिस्पेजिया और आपका ऑप्शन डी है हेमेटेमेसिस और मेलिना। यहाँ पर एपेंडिसाइटिस होता है, आपको पता ही होगा कि वहाँ पर आपको मैकबर्नी पॉइंट होता है, वहाँ पर रिबाउंड टेंडरनेस हो जाती है, ठीक है। ये एपेंडिसाइटिस का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। आपका यहाँ पर ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्मोइडोस्कोपी इज डन इन विच पोजीशन, जो सिग्मोइडोस्कोपी होती है, सिग्मोइड को जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है, उसका डायग्नोस्टिक के लिए टेस्ट होता है, ठीक है, उसमें कौन सी पोजीशन देते हैं आपसे ये पूछा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा नी चेस्ट पोजीशन, आपका डी ऑप्शन है वो राइट होगा। यहाँ पर एक न्यू पोजीशन दी, आप यहाँ पर देख सकते हो कि नी जैक नाइफ पोजीशन है, उसकी इमेज कैसी है, इसका भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर जैक नाइफ पोजीशन है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जैक नाइफ पोजीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी इज इंक्रीज बाय, यहाँ पर इंटेस्टाइनल मोटिलिटी है किससे इंक्रीज होती है? इसका आंसर आपको पता है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफेकिया इज इसका मतलब क्या होता है आपको वो बताना है। आपका ऑप्शन है एब्सेंस ऑफ सिलियरी बॉडी, आपका ऑप्शन बी है एब्सेंस ऑफ लेंस, आपका ऑप्शन सी है एब्सेंस ऑफ कंजक्टिवा और आपका ऑप्शन डी है एब्सेंस ऑफ पिना। इसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ प्लेस, बी आंसर है वो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैलेसीमिया रिफर टू, इसका मतलब क्या होता है आपको बताना है। ड्राइनेस ऑफ कंजक्टिवा, ऑप्शन बी ड्राई माउथ, ऑप्शन सी येलोइश प्लेग दैट अकर मोस्ट कॉमनली नियर द इनर कैंथस ऑफ द आईलिड, ऑप्शन डी फैटी ग्रोथ्स डेवलप अंडरनीथ द स्किन। इसका राइट आंसर होगा है येलो प्लेग है हमारे आई में कैंथस के बाद जमा हो जाता है, इसका मतलब होता है ज़ेनथैलेसीमिया। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, टिपिकल अपीयरेंस ऑफ द डायबिटिक कैटरेक्ट, डायबिटिक कैटरेक्ट होती है उसका टिपिकल अपीयरेंस कैसा होता है, किस टाइप का होता है आपसे ये पूछा है। आपका ऑप्शन ए है सनफ्लावर टाइप, आपका ऑप्शन बी है पॉलीक्रोमेटिक लुस्टर, आपका ऑप्शन डी है ब्रेड क्रम्ब टाइप और आपका ऑप्शन डी है स्नोफ्लेक अपीयरेंस। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा स्नोफ्लेक अपीयरेंस, ठीक है। डायबिटिक कैटरेक्ट में ये अपीयरेंस होता है, आप यहाँ पर देख सकते हो ये आपकी आई है, यहाँ पर स्नोफ्लेक अपीयरेंस आप यहाँ पर देख सकते हो। स्नोफ्लेक अपीयरेंस कैसा होता है आपके आई के आगे ऐसा बन जाता है, इसको बोलते हैं स्नोफ्लेक अपीयरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटोसिस इज अ रिजल्ट फ्रॉम ट्रॉमा टू विच नर्व, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पेटोसिस का मतलब क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पेटोसिस का मतलब ये हमारी नॉर्मल आई है और ये पेटोसिस है उसकी कंडीशन है। यहाँ पर आपकी जो अपर आईलिड होती है वो नीचे आ जाती है, इसको बोलते हैं कंडीशन बोलते हैं, पेटोसिस बोलते हैं। यहाँ पर आपको पता ही होगा हमारी जो क्रेनियल नर्व होती है उसमें तीसरी नर्व होती है ओक्यूलोमीटर नर्व, उसका फंक्शन होता है मूव्स आई एंड प्यूपिल, आई को मूव करे और प्यूपिल को मूव करे, इसका होता है। यहाँ पर उसका नंबर है
उसका नंबर होता है 3 नंबर होता है। आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी थर्ड क्रेनियल नर्व है उसमें ट्रॉमा हो जाती है, उस कंडीशन की हमें पेटोसिस कंडीशन देखने को मिलती है। आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल नर्सिंग हब को सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में रहे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए।